अगर आज 10 अक्टूबर 2025 को ढाका विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक जमीन को ध्यान से देखें तो यहाँ सन्नाटा भी अपने भीतर हलचल छिपाए बैठा है। बिहार चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है, लेकिन ढाका का असली खेल दूसरे चरण में होना है। कागज पर यहाँ कोई बड़ी हलचल नहीं दिखती, मगर जमीन पर लोग समझ चुके हैं यह चुनाव पारंपरिक गठबंधनों और नए प्रयोगों के बीच का टकराव है। जनसुराज पार्टी ने इस खामोशी के बीच अपनी बाजी पहले से ही खोल दी है। प्रशांत किशोर की इस नई राजनीतिक प्रयोगशाला से ढाका के लिए उतरे हैं डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, एक ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम के आगे डॉक्टर तो है, पर उनके राजनीतिक अनुभव की फाइल अब भी खाली है। पार्टी का दावा यह है कि वो शिक्षित, स्वच्छ और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले चेहरों को सामने ला रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में नैतिकता से ज्यादा ताकत जात और पहचान की चलती है। और यहीं पर सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर लाल बाबू उस जातीय गणित में अपनी जगह बना पाएंगे जो दशकों से ढाका की सियासत की दिशा तय करता आया है। उधर एआईएमआईएम ने मई में ही बाजी खोल दी है। 5 मई को मोतिहारी के सिकरहना में आयोजित सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने राणा रणजीत सिंह को ढाका का उम्मीदवार घोषित किया है। सभा का नाम रखा गया था आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, यानी संदेश साफ था कि पार्टी अब सीमांचल की सीमाओं से निकलकर बिहार के मुख्य भूगोल में उतर रही है। राणा रणजीत सिंह राजपूत समाज से आते हैं, यानी सामाजिक रूप से ऊंची पहचान वाले तबके से। ये एआईएमआईएम के लिए एक रणनीतिक दांव है। पार्टी जानती है कि बिहार में केवल मुस्लिम वोटों से जीत संभव नहीं, इसीलिए वो वैसी जातियों में भी पैर पसारने की कोशिश कर रही है जो खुद को राजनीतिक रूप से अंडर यूज्ड महसूस करती है। राणा रणजीत अपने जातीय सम्मान और स्थानीय पकड़ के सहारे ओवैसी के अल्पसंख्यक संविधान न्याय वाले एजेंडे को नई दिशा दे सकते हैं। तो वहीं एनडीए और महागठबंधन अब भी उम्मीदवार तय करने में उलझे हैं। भाजपा के मौजूदा विधायक पवन जायसवाल को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। वे 2020 में 48% वोट पाकर जीते थे, लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी की तलवार सिर पर है। महागठबंधन की तरफ से 2015 के विजेता फैसल रहमान का नाम चर्चा में है, पर आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की राजनीति अभी थमी नहीं। दोनों गठबंधन इस सीट पर ऐसी चाल चलना चाहते हैं जो जातीय समीकरण के साथ भावात्मक गणित भी साध ले। ढाका की राजनीति हमेशा से जातीय संतुलन पर टिकी रही है। यादव, राजपूत, मुस्लिम और भूमिहार समाज यहाँ चुनावी समीकरण तय करते हैं। यही वजह है कि यहाँ एआईएमआईएम ने पहली बार किसी राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा ताकि वो बहुसंख्यक हिंदू वोटों में भी सेंध लगा सके। जनसुराज ने शिक्षा और पारदर्शिता का कार्ड खेला है, जबकि भाजपा और आरजेडी अब भी अपनी परंपरागत जातीय बुनियाद पर भरोसा कर रहे हैं। अगर जमीन की हवा पढ़े तो ढाका में मुकाबला इस बार 4 कोणीय होने जा रहा है। भाजपा के पास संगठन है, आरजेडी के पास जातीय जुड़ाव, एआईएमआईएम के पास रणनीतिक प्रयोग और जनसुराज के पास नई उम्मीद का नैरेटिव। लेकिन ये बिहार है, यहाँ नैरेटिव से ज्यादा असर जात और गांव की चौपालों का होता है। संभावित परिणाम की झलक देखें तो इस बार पवन जायसवाल की राह आसान नहीं। फैसल रहमान अगर मैदान में उतरते हैं तो मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत होगा, लेकिन राणा रणजीत सिंह का राजपूत कार्ड इस समीकरण को तोड़ भी सकता है। अगर एआईएमआईएम का ये सामाजिक प्रयोग असरदार साबित हुआ तो ये पार्टी पहली बार सीमांचल से बाहर वोटों की फसल काट सकती है। वहीं जनसुराज पार्टी का डॉक्टर लाल बाबू एक डार्क हॉर्स की तरह हैं, जीते या ना जीते पर दूसरों का समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ढाका का सन्नाटा धोखा है, यहाँ जात, जनाधार और नई राजनीति की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। 11 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे तो ये तय होगा कि क्या बिहार की पुरानी जातीय राजनीति अपने नए प्रयोगों के आगे टिक पाएगी या फिर ढाका बिहार में एक नए राजनीतिक युग का दरवाजा खोल देगा।